Hello students, once again welcome back to my channel Economics and Law by Pankaj Luthra. Students, last जो हमने टॉपिक किया था that was about the position of industry on the eve of independence, right? हमने इंडस्ट्री कर लिया, एग्रीकल्चर कर लिया, जनरल पोजीशन देखी हमने इंडिया की इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मींस बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। अब नेक्स्ट उसके अंदर हमें टॉपिक करना है फॉरेन ट्रेड कि अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो हमारे इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर सबसे पहली चीज अगर हम बोले तो यहां पर था इंडियन इकोनॉमी वाज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग क्या थे? हम लोग नेट एक्सपोर्टर थे किसके? रॉ मटेरियल के। एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, हम लोग नेट इंपोर्टर थे किसके? फिनिश गुड्स के। ये कौन से फिनिश गुड्स है? ये वो गुड्स है जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की जाती थी और इंडिया के अंदर बेची जाती थी। आपने एक टर्म पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, राइट? याद है वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल बाहर जाता था उसको टैक्स फ्री कर दिया था ताकि रॉ मटेरियल उनको सस्ता मिले। ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जितनी भी गुड्स बनकर आती थी हमारी कंट्री में उसको टैक्स फ्री कर दिया ताकि उनकी चीजें सस्ती बिके यहां पर। तीसरा, हमारी जो यहां पर हैंडीक्राफ्ट था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया ताकि हमारी गुड्स हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दोनों जगह महंगी हो जाए और उनकी डिमांड कम हो जाए। तो इसी कारण से क्या हुआ बेटा, एक तो हमारे यहां पर जितना भी रॉ मटेरियल बनता था, कौन सा? जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता था, लाइक जूट, कॉटन, इंडिको, जो कमर्शियल फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर हमसे प्रोड्यूस करवाया गया, वो सारा का सारा डायरेक्टली सप्लाई किया जाता था कहां पर? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जितनी भी गुड्स बनती थी उसको इंपोर्ट करवाया जाता था हमारी कंट्री के अंदर। और ये चीज क्या शो करती है? ये चीज शो करती है कि हमारी कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग थी फाइनल गुड्स की वो बिल्कुल जीरो थी। ओके, नंबर 2, मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जब इंडिविजुअल एक ही पर्सन का कंट्रोल हो। सो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, मतलब हम लोग क्या बेचेंगे, कहां बेचेंगे, क्या खरीदेंगे, इस सबका पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। वो डिसीजन हमारा नहीं होता था, वो सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या बनाया जाएगा, क्या बेचा जाएगा, क्या खरीदा जाएगा और कहां पर बेचा जाएगा और कहां से खरीदा जाएगा। सब कुछ सारा डिसीजन जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ था। ओके, नंबर 3, सरप्लस ट्रेड बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखो एक और चीज, ऐसा नहीं है कि हम लोग डेफिसिट में थे, कोई कमी थी, हम लोग सरप्लस में थे। इन टर्म्स ऑफ बीओपी अगर मैं बात करूं ना, आपने मैक्रो के अंदर बीओपी पढ़ा है, तो वहां पर जो ट्रेड था हमारा ये सरप्लस में था। लेकिन ये जो सरप्लस ट्रेड था इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं था। सरप्लस ट्रेड क्यों था? क्योंकि हम इतना ज्यादा रॉ मटेरियल बेचते थे बाहर, राइट? और फिनिश गुड्स उनसे बदले में खरीद लेते थे। रॉ मटेरियल जो है बहुत ज्यादा जाता था बेटा यहां से, क्योंकि ब्रिटेन को अपनी इंडस्ट्री के लिए जो वहां पर डाइंग इंडस्ट्री थी उसके लिए यहां से इंडिगो वगैरह की जरूरत पड़ती थी, तो वो सब यहां से जबरदस्ती लेकर जाते थे। ट्रेड सरप्लस में था। इन टर्म्स ऑफ बीओपी अगर हम बात करें, हमारा जो ट्रेड था वो प्लस में जा रहा था। लेकिन ये जितना भी सरप्लस ट्रेड था, इससे जो पैसा आता था वो पैसा हमारे लिए नहीं था, वो हमारी इकोनॉमी में नहीं लगता था। वो पैसा ब्रिटिशर्स यूज करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते थे इंडिया के अंदर, जितने भी उनके ऑफिसर्स के खर्चे थे बेटा, जितने भी वो वॉर्स वगैरह करते थे, उनमें जो खर्चा होता था वो सारा यहीं से इकट्ठा कर लेते थे वो। ओके, तो ट्रेड सरप्लस में था लेकिन बेनिफिट किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ऑलराइट, तो ये पोजीशन थी हमारी फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड के अंदर 3 चीजें, इंडियन इकोनॉमी जो थी नेट एक्सपोर्टर थी रॉ मटेरियल की, नेट इंपोर्टर थी फिनिश गुड्स की। नंबर 2, हमारे ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। नंबर 3, हमारा ट्रेड सरप्लस में था लेकिन उसका बेनिफिट किसको मिलता था? सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ऑलराइट, देन इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे डेमोग्राफी की। हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? नंबर 1, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट।
हमारा जो बर्थ रेट था वो भी ज्यादा था, हमारा जो डेथ रेट था वो भी ज्यादा था। और किसी भी कंट्री के अंदर हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट ये इंडिकेट करता है मैसिव पॉवर्टी को, कि कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है। नंबर 2, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मीन्स द चाइल्ड विच डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। तो ऐसे बच्चों का जो डेथ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा थी, शोइंग पुअर हेल्थ केयर कनेक्टेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये क्या शो करता था? एक, कि हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी, दूसरा पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। नंबर 3, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो बहुत कम था, दैट वाज ओनली 32 ईयर्स। कि एवरेज लाइफ जो पर्सन की थी दैट वाज 32 ईयर्स। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो इट इज 69 ईयर्स, तो बहुत कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इतना कम होने का मतलब क्या है? क्या चीज शो करता है? ये शो कर रहा था कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था बिल्कुल भी। लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट बहुत कम था, दैट वाज ओनली 16%। अच्छा, लिटरेसी रेट, लिटरेट और एजुकेटेड के अंदर फर्क क्या होता है बेटा? पहले हमें इस चीज को क्लियर करना है। लिटरेट और एजुकेट ये दो अलग अलग चीजें, दीज आर नॉट द सेम थिंग। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, दैट इज अ लिटरेट। एक पर्सन जो लिखना पढ़ना जानता है वो क्या होता है? वो लिटरेट होता है, उसे हम लिटरेट बोलते हैं। ओके, एंड एजुकेटेड क्या होता है बेटा? अ पर्सन हु हैज अ प्रॉपर डिग्री, जिसके पास सर्टेन क्वालिफिकेशन है किसी भी फील्ड के अंदर, वो एजुकेटेड है। बट अगर आप सिर्फ लिखना पढ़ना जानते हैं, यू डोंट हैव अ सर्टेन डिग्री, अ पर्टिकुलर डिग्री, सो आप एजुकेटेड नहीं है। ओके, तो एजुकेटेड अ पर्सन हु हैज अ प्रॉपर डिग्री, लिटरेट अ पर्सन हु नोज हाउ टू रीड, हाउ टू राइट। तो लिटरेसी रेट की भी अगर मैं बात करूं ना, कि ऐसे लोग कितने थे जिनको लिखना पढ़ना आता था सिर्फ, वो भी सिर्फ 16% थे। और इन 16% के अंदर फर्दर अगर मैं बात करूं तो फीमेल का जो लिटरेसी रेट था दैट वाज ओनली 7%। फीमेल्स का लिटरेसी रेट और कम था। ये क्या शो कर रहा था? ये शो कर रहा था कि हमारी कंट्री के अंदर क्या माना जाता था कि जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ घर का काम करने के लिए हैं, उनको घर से बाहर नहीं भेजा जाता था। ऑलराइट, तो इस वजह से फीमेल्स का लिटरेसी रेट तो और कम था, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम देखें तो दैट वाज ओनली 16%। राइट, तो ये कंडीशन थी इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, जो शो करता है कंट्री में बहुत ज्यादा पॉवर्टी को। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की 1 साल से कम एज के जो बच्चे एक्सपायर होते थे वो भी बहुत ज्यादा था। ये शो करता है पुअर हेल्थ केयर सिस्टम को, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से कनेक्टेड रहा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत कम था, दैट वाज ओनली 32 ईयर्स, और अभी एट प्रेजेंट 69 ईयर्स है। ये पुअर हेल्थ केयर को शो करता है। लो लिटरेसी रेट मींस जो पर्सन लिखना पढ़ना जानते हैं वो भी रेट काफी कम था, टोटल 16%, जिसमें फीमेल्स का और कम था, दैट इज 7% ओनली। डन, ये था इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल। देन इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, सो एग्रीकल्चर जो था वो प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का बेटा। हमारा जो मेन सोर्स था, अगर हम बात करें कि भैया किस चीज के ऊपर हमारी इकोनॉमी चल रही थी, वो एग्रीकल्चर थी। लोगों के पास मेन जो काम था वो एग्रीकल्चर था, इसके अलावा कोई खास काम नहीं था। इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन का मतलब बहुत माइनर था। इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं माना जाता था उस टाइम पे, क्योंकि इंडस्ट्री थी नहीं कंट्री में। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री तो थी नहीं, कोई बड़ा नाम तो था ही नहीं इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम उस टाइम की बात करते हैं तो टाटा के अलावा, टाटा स्टील्स के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं था इंडस्ट्री का। इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, और ऐसा भी नहीं था कि हम बहुत जल्दी चेंज कर रहे थे, हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन कर रहे थे, नहीं, कोई बहुत बड़ा ट्रांजिशन नहीं था बेटा। तो इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन था किसका? फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, कि हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ कोई ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर रहे थे। राइट, सो ये था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मेन काम था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री बहुत कम थी, और इंडस्ट्री की तरफ जो मूवमेंट थी लोगों की वो भी काफी कम थी। देन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर वो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कंट्री के अंदर सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस को क्रिएट करते हैं।
which serve as a foundation of growth and development of a country, जो काम करते हैं और जो फाउंडेशन देते हैं कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, राइट जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, कम्युनिकेशन, ये जितनी चीजें, इंडस्ट्री, ये सब चीजें, ये सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दो तरह का होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हमारे यहाँ पर भैया दोनों ही नहीं थे, दोनों के हाल बेहाल थे। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, नंबर 1 हाईली डेफिशिएंट, बहुत ज्यादा कमी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत बैकवर्ड थे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में। नंबर 2 मोडेस्ट ग्रोथ बट ओनली टू एक्सप्लोइट इंडियन मार्केट। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेलवे लाए, ठीक है, वो रेलवे हमारे लिए नहीं लाए थे बेटा, वो रेलवे लाए थे ताकि वो अपने सामान को, अपनी जो ब्रिटिश मार्केट के अंदर जो सामान बनता है उसको इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा सके, या वहां से लाने ले जाने में जो सामान की दिक्कत होती थी उसको दूर कर सके, इसलिए वो रेलवे लेकर आए थे। तो मोडेस्ट ग्रोथ थी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने की थी अपने बेनिफिट के लिए। क्या बेनिफिट था उनका, कि उन्हें हमारी मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहा था। ओके, सो दैट वाज द पोजीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 1 बहुत ज्यादा डेफिशिएंट थी, नंबर 2 ग्रोथ तो थी लेकिन बहुत कम थी, और वो भी किस लिए थी, ताकि वो हमारी मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सके। ऑलराइट बेटा, सो दिस वाज द बेसिक्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, अब हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये वो क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर सीबीएसई के एग्जाम में आए हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट वाज द टू-फोल्ड मोटिव बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। कि हमारे जो इंडिपेंडेंट से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें ब्रिटिशर्स का एक टू-फोल्ड मोटिव था, हमारी इंडस्ट्री को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने खराब किया। उसका पीछे लॉजिक क्या था, क्या कारण थे, दो मोटिव उनके जो थे वो क्या थे। देखो बेटा, पहला जो मोटिव था इसके पीछे वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि उनको ब्रिटेन में जो उनकी इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल मिलता रहे, और वो रॉ मटेरियल के लिए उसको इंडिया एक बड़ा अच्छा सा सोर्स लग रहा था, एक ल्यूक्रेटिव जगह लग रही थी इंडिया उनको, कि यहां से वो अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करके सस्ते में अपनी कंट्री में ब्रिटेन में ले जा सकते हैं। पहली चीज। ओके, दूसरी बात कि जो सामान अब ब्रिटेन के अंदर बनता था, देखो ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे थी, अब उसको उनको बेचना भी तो है ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके, और उसके लिए उनको मार्केट चाहिए, और इंडिया जैसी कंट्री जो है उनको एक बहुत बड़ी मार्केट नजर आ रही थी अपने फिनिश गुड्स को बेचने के लिए। तो टू-फोल्ड मोटिव के अंदर हम पहली बात लिखेंगे टू एक्सप्लॉइट इंडियन वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल, कि एक तो वो हमारे इंडिया में जो रॉ मटेरियल था उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, उनको इंडिया नजर आ रहा था एक बहुत अच्छा सोर्स एज अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, कि यहां से उनको अपने इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिल सकता है। जिसमें आप एक पॉइंट और लिखोगे कि इन्होंने फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन करवाया था हमसे एग्रीकल्चर का, जिसमें इन्होंने जबरदस्ती जूट, कॉटन, इंडिगो, इस तरह की चीजें हमसे ग्रो करवाई थी, राइट, ताकि वो इन चीजों को ब्रिटेन में ले जा सके और वहां पर अपनी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सके। दूसरा मोटिव क्या लिखेंगे आप, फाइंडिंग पोटेंशियल मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट मेड इन ब्रिटेन, कि जितने भी ब्रिटेन के अंदर फिनिश गुड्स बनती थी उनको बेचने के लिए उनको इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट नजर आ रही थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से हमारे हैंडीक्राफ्ट को खत्म किया, ताकि वो अपने इन दोनों मोटिव्स को पूरा कर सके। राइट बेटा, ये क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में भी आता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली। मैंने आपको बता दिए जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, बस आपको इसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कस एनी 2 कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हमारी जो एग्रीकल्चर की पोजीशन थी वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई थी। उसके कारण क्या थे बेटा, 2 कारण। नंबर 1 लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम क्या था, जिसमें जमींदारों को फ्री छोड़ दिया गया कि आप किसानों को एक्सप्लॉइट कीजिए, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिर्फ उनसे रेंट चाहिए।
एक रेंट उनको मिलता रहे, आप वो रेंट जैसे मर्जी वसूल कीजिए, जिसके चक्कर में क्या होता था कि जो जमींदार हैं वो किसानों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनसे ज्यादा रेंट ले रहे थे और बदले में देते कुछ नहीं थे बेटा। जिसकी वजह से क्या होता था, जो फार्मर है, जो टिलर है, वो लैंड पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा था। अब जब वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो आउटपुट कहां से बढ़ेगा? तो इस चक्कर में हमारा आउटपुट जो है, जो एग्रीकल्चर है, वो बिल्कुल स्टेगनेंट होता गया। दूसरा जो रही गई कसर थी उस टाइम पे, वो लगा दी फोर्स कमर्शियलाइजेशन में। अब फोर्स कमर्शियलाइजेशन क्या है, ये थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है कि उन्होंने जबरदस्ती हमसे, चाहे एडवांस पेमेंट देकर, चाहे और किसी मोड से, क्या किया, हमसे एग्रीकल्चर करवाई। किस चीज की? कॉटन, जूट, इंडिको, इन सब चीजों की। और हम लोग किस चीज की प्रोडक्शन करते थे? व्हीट की, राइस की, पल्सेस की, इन सब चीजों की प्रोडक्शन करते थे। तो हमें इन चीजों से हटाकर जबरदस्ती कैश क्रॉप्स की तरफ ले जाया गया, ताकि हम उनकी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल तैयार कर सके। तो इसके चलते भी क्या हुआ, हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो बिल्कुल रुक गई और हमारी एग्रीकल्चर स्टेगनेंट हो गई। स्टेगनेंट का मतलब रुकी हुई हो गई। ओके, अगेन सेम थिंग, ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में भी आ सकता है बेटा, तो आपको अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन करना है। Then is discuss briefly any two silent feature of India's pre-independent occupational structure। कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा था, तो ये हमने अभी आज ही डिस्कस किया था आज की वीडियो में। एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, कि हमारा जो मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था वो क्या था? एग्रीकल्चर थी। हम लोग एग्रीकल्चर के अलावा किसी चीज पे डिपेंडेंट ही नहीं थे भैया। हमारे पास करने को एक ही काम था, वो था एग्रीकल्चर। उसका कारण क्या है? हमारा हैंडीक्राफ्ट तो ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया धीरे धीरे। उनकी जो अलग अलग पॉलिसीज आ रही थी, कभी टैरिफ पॉलिसी थी, हमारी प्रिंसली कोड खत्म कर दी गई, और कई ऐसे फैक्टर थे जिसके चलते हमारा हैंडीक्राफ्ट हो गया बिल्कुल खत्म। अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बची थी सिर्फ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। दूसरा, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट था नहीं, इंडस्ट्री थी नहीं, राइट। तो एग्रीकल्चर के बाद अगर हम बात करके यार और कुछ कर लें और किसी काम में जाएं, तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी हमारे पास। तो ये हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कमेंट अपॉन एनी टू साइलेंट फीचर ऑफ डेमोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगेन डेमोग्राफिक के अंदर आपने बर्थ रेट पढ़ा था, डेथ रेट पढ़ा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पढ़ा था, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पढ़ा था, लिटरेसी रेट पढ़ा था। ये सब चीजों का एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं कि बर्थ रेट भी आई था, डेथ रेट भी आई था, विच शोज पुअर हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड एंड लिंक्ड विद द मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। एक तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत पुअर था और मैसिव पॉवर्टी थी कंट्री के अंदर। दूसरा, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, की जो 1 ईयर से कम एज वाले बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते थे, दैट इज अराउंड 232 in 1000। तो ये भी काफी ज्यादा था हमारे यहाँ पर। ओके, तो ये कुछ कंडीशन थे। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? कि ब्रिटिश रूल के क्या इंडिया में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आए थे? आंसर इज यस, आए थे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव गया बेटा। रेलवेज दैट हैज बीन गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, तो रेलवे आने के बाद हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिली एम्प्लॉयमेंट की। हम एग्रीकल्चर से बियॉन्ड जाकर भी कुछ काम हमें नजर आया, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इन रेलवेज। तो बहुत सारे लोगों को काम दिया। टाटा स्टील जो हमारी इकलौती इंडस्ट्री थी उस टाइम पे, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ रेलवे, की रेलवे को डेवलप करना था, तो इसलिए टाटा स्टील भी उस टाइम पे थोड़ी एग्जिस्ट कर गई। दूसरी चीज, हमें जो है बार्टर सिस्टम से हटाकर करेंसी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से है। अगर हम बात करें फोर्स कमर्शियलाइजेशन की, तो उस टाइम पे हमारे लिए वो बुरा था, लेकिन बाद में वही चीज हमारे लिए बहुत अच्छी प्रूव हुई। आज इन फोर्स कमर्शियलाइजेशन में जो हमने कैश क्रॉप सीखी थी वो आज हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि उसको हम अपनी ही इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, राइट। हेरारसी जो आपने सीखी, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिखाया गया, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा था। अगर हम उनसे कुछ पॉजिटिव, जो उस टाइम पे गलत था, बाद में हमारे लिए कुछ पॉजिटिव चीजें भी बनी उनमें से। ओके, तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ आपको इस चैप्टर में, जब आप एक बार इस पूरी वीडियोस को देख लेंगे, नोट्स बनाइएगा थोड़े से, जिससे आप असर्शन रीजनिंग को और केस स्टडीज को भी इजीली सॉल्व कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया।